ओके ओके गाइस, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन के ऊपर, जहां पे हम लोग जीसीए के बारे में बात करने वाले हैं। जीसीए के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले, समझ रहे हैं आप बात को। त्रुषा, मैंने कल ही आपको बताया था कि 14 से लेकर 19 तक के जो सेक्शंस है ना, उसको गायब और रिपील कर दिए गए थे, कैंसल आउट हो गए थे, इसलिए उससे रिगार्डिंग कोई भी बात जीसीए में नहीं की गई है। ठीक है ना। चलो आओ, आप सबको सारी चीजें पता है तो काय को जबरदस्ती लिख रहे हो, चुपचाप यहाँ पे ध्यान दो, है ना। आओ, त्रिशा को नहीं बोला, बाकियों को बोला। आओ, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एफिडेविट के ऊपर सवाल है। देखो, द टर्म एफिडेविट का मतलब क्या होता है जीसीए के हिसाब से? तो एफिडेविट का मतलब होता है सर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। ये शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे लिखना। इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म या डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, है ना। यस सर। अब देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी वो चीजों को डाल दिया है। ठीक है ना। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर का है। किससे समझा इंक्लूसिव नेचर का? ये इंक्लूड शब्द से अभी पढ़ा था। इंक्लूड का मतलब, इंक्लूसिव मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, है ना। आओ, उसके बाद देखो इंक्लूसिव, Thus, affidavit shall affirm and declaration. अब देखो, however we can understand the term general parents. Affidavit एक जनरल रिटन डॉक्यूमेंट है जो ओथ को कंफर्म करता है, यूज एज एन एविडेंस, और आप इसको एविडेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी रिटर्न एक्सप्रेशन, चाहे लेटर, फिगर्स, किसी भी के भी माध्यम से हो। आप स्टोन्स पे लिखो, डॉक्यूमेंट पे लिखो, किसी पे भी लिखो, वो सब आता है सर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, फिजिकल कॉपी, सारी चीजें इंक्लूड होती है क्या? हाँ, लेकिन करेंसी डॉक्यूमेंट में नहीं आता। ये अपन ने पढ़ा था क्या? हाँ सर, ये अपन लोगों ने पढ़ा था। समझे क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। लैग आ रहा है, लाइव वालों को लैग आ रहा है। चलो, क्या करे, क्या करे, क्या? एक मिनट रुको, बफर होगा। हाँ चलो, ध्यान दो, सुनो सुनो, बहुत परेशान कर। क्या करे अब बेटा, क्या कर क्या सकते हैं आप बताओ मेरे को, है ना। करे तो करे क्या, बोले तो बोले, ठीक है ना। आ जाओ, आ जाओ सर। चलिए, सारे के सारे लोग आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट एज पर जनरल, ऐसे इजी इजी सवाल आए तो दुनिया तो मजा आ जाए बेटा अपने को, है ना। है ना, कतई दिल गार्डन गार्डन हो रही है बेटा अगर ऐसे सवाल देखने को मिले तो। देखो क्या बोला, ऐसा कोई भी मैटर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करता है, कोई भी मैटर जो रिटर्न एक्सप्रेस्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस। मैंने कहा था लेटर, फिगर, कोई भी हो भैया, कुछ भी हो, उसके ऊपर अगर लिखा है ना, तो अपन क्या कहेंगे सर? अपन कहेंगे कि ये सारी चीजें आ जाती है क्या? यस सर, आ जाती है। अब देखो, द टर्म डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई भी चीजों को रिटर्न है, जैसे बुक, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन, कंप्यूटर फाइल्स को भी बोलते हैं, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड इंडियन करेंसी नोट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया सर। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लेक्चर भी चालू कर देता हूँ, ये बैटरी खत्म। एक मिनट, आ गया वो इंटर में, है। हाँ चलो आओ, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अगर हम, चलो आओ सुनो, तो इंडियन करेंसी इसके अंदर आती है क्या? नहीं सर, इंडियन करेंसी नहीं आती है। क्या आवाज आ रहा है यार जबरदस्त वाला? सर इंडियन, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, तुमको इसमें भी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूं? मतलब ऐसा किसी ने डाला नहीं, लेकिन डाला था। ठीक है, आओ चलो। अब सर आगे बात करेंगे किसके ऊपर, सारे लोग फोकस करना। मैं बात करूंगा यहाँ पे किसके ऊपर, ध्यान देना। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डॉक्यूमेंट? क्या होता है डॉक्यूमेंट का मतलब? सर सुनो ना, एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ठीक है ना। आओ आओ आओ, सुनो। डिस्कस द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या फॉलोइंग चीजें डॉक्यूमेंट ट्रीट होंगी क्या?
जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी और चेक करके। देखो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू थिंग द डॉक्यूमेंट में कोई भी रिटर्न एक्सप्रेशन हो जाए किसी भी लेटर फिगर्स या इसके माध्यम पे हो, तो जिससे पर्पस से वो मैटर को रिकॉर्ड कर सके, तो उसे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी और चेक बनाओगे तो ये डॉक्यूमेंट बनेगा क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनने वाला है। क्या आप बात को समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। यस सर, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। चलो 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 सर, ध्यान देंगे, नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलेंगे। चलो और ध्यान दो यहाँ पे। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 322, गुड फेथ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? गुड फेथ के बारे में सर यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है। आओ, मैंने वो तेजस सर का फोन 2-4 दिन के लिए यूज करने के लिए लिया। वो तेजस सर को पुराना फोन उनका मिल गया है ना। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आप मेरे ऊपर मत आ जाना। आप तेजस सर की जो गेम ले रहे हो वो कंटिन्यू रखो, मेरे ऊपर जबरदस्ती मत, है ना। ये पहली बात तो ये सादा टैब है बेटा, आप अगर आप उसको नाम दे रहे फोल्ड जेड वगैरह तो दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को खुशी हो रही अगर आप दे रहे होंगे इसको, ठीक है ना। आओ सर, आइए ध्यान दो यहाँ पे। अब बात करूं मैं अगर आपके साथ, तो सर कौन सा, सुनो ना, ध्यान दीजिए ना सर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। देखिए, What do you understand the term good faith? टर्म का मतलब क्या होता है गुड फेथ? Explain it as per the provision of GCA. Mr. X purchased the watch from Y carelessly without a proper inquiry whether purchases could be said to be in a good faith करके। बोलो मुझे जल्दी से, क्या ये गुड फेथ बोला जाएगा क्या? आप बताइए सर। केयरलेसली क्या गुड फेथ का सहारा नहीं ले सकता? गुड फेथ का मतलब होता है ऐसा फैक्ट जो ऑनेस्टली किया गया हो लेकिन नेग्लिजेंटली नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट। लेकिन समझना, गुड फेथ के अंदर सर अपन कौन से चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे? सर वो चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो केयरलेसली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया गया हो। समझे क्या आप बात को, है ना। देखो यहाँ पे, द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट एनैक्टमेंट्स। The definition of good faith देखो does not apply to enactment which contains special definition of term good faith, okay? क्योंकि वहां पे वो पर्टिकुलर enactment को फॉलो करना पड़ता है। ये लाइन इस आंसर में नहीं भी लिखी होती तो भी चल जाता है, ये जनरल बात है। अगर कोई आप खुद की डेफिनेशन देता है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है ना। ओके, द क्वेश्चन ऑफ जीसी इज वन ऑफ फैक्ट, इट इज टू डिटरमाइन रेफरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। देखो यहाँ पे क्या, thus anything done with a due care and attention which has not malified is presumed to have done in good faith। मतलब सर अगर आपने केयरलेसली किया तो क्या वो गुड फेथ होगा क्या? नहीं सर, वो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी cannot be said to have made in a good faith and convey better title। तो सर ऑब्वियस सी बात है, वो चीजें यहाँ पे आएंगी क्या? नहीं सर, वो चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है ना। आ जाओ, सेम यहाँ पे बोला गया, फिर से गुड फेथ को समझाओ। अब हम लोग नहीं समझा रहे, ये आप होमवर्क करना बेटा, ठीक है ना। होमवर्क के अंदर आप मजे लेना इसके। आ जाओ, द एक्ट डन नेग्लिजिबली कैन बी डीम्ड टू बी इन अ गुड फेथ, नहीं कर सकते, हमको पता है, ये भी आप होमवर्क करना। कुछ नहीं बेटा, ऊपर के 2 क्वेश्चन को तोड़ के यहाँ पे दे दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को मार्क करो, गुड फेथ वाले इस क्वेश्चन को मार्क करो, कई बार इंस्टीट्यूट गुड फेथ के ऊपर सवाल पूछती है आपसे, ठीक है। आ जाओ, अब गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे, Income Tax Act 1961 provides that gratuity paid by the government to its employees is fully exempt from the tax. You are required to explain the scope of the term government। सर गवर्नमेंट के अंदर CG और SG दोनों आते हैं क्या? हाँ सर आते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, and to clarify whether exemption from gratuity income will be available to state government employee। आप बताइए as per the provision of General Clauses Act। तो देखो सर, गवर्नमेंट इंक्लूड CG and SG, हेंस गवर्नमेंट इट इज यूज CG एंड SG दोनों आते हैं। तो सर अगर यहाँ पे दिया जा रहा है SG के द्वारा भी, तो क्या वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा क्या? हाँ सर, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ऐसा सवाल आपको आने वाले अटेम्प्ट में देखने को मिल सकता है, आपके अटेम्प्ट में। जैसे इस बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सवाल आया, जो आगे आने वाला है अपने इसमें नेगोशिएबल पे सवाल नहीं है, अपने इसमें शेयर्स वाले के ऊपर वो सवाल है। वो टर्म बेसिकली टू और फ्रॉम वाला टर्म नहीं था क्या? फ्रॉम होता है तो उस दिन को इंक्लूड नहीं करते, टू होता है तो उस दिन को इंक्लूड किया जाता है, उसके ऊपर वो सवाल पूछा गया था। तो वो चीजें अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखी है, ठीक है ना। आ जाओ सर, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको एग्जाम के अंदर क्या एज इट इज ये सवाल देखने को मिलना चाहिए क्या? मुझे बताओ, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड बोले ग्रेचुटी का ही सवाल आना चाहिए, बाकी और कोई दूसरे इसका आया तो हम वो नहीं सहेंगे, हमको ग्रेचुटी, सर ने ग्रेचुटी पर तो बाकी एग्जेम्पशन वगैरह हमको नहीं चलेगा, वो सवाल आया तो आपको ऐसा चाहिए क्या? एग्जैक्ट आना चाहिए क्या? हाँ भी बोल रहे नालायक, है ना। चलो आओ यहाँ पे ध्यान दो, बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे
X owned a land with a 50 tamarind seeds. He sold his land and the obtained after cutting 50 trees and the obtained to Y. X knows to know whether the sale of timber tantamount to sale of इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्या इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे क्या? नहीं सर. देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है? लैंड, जो बेनिफिट्स लैंड से आते हैं, है ना, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो आगे आएंगे, मिनरल्स वगैरह हुआ, थिंग्स अटैच टू अर्थ हुआ, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ. तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो इट कंटेन्स 4 एलिमेंट, जिसके बारे में पढ़ा. अब इंस्टेंट केस में देखो क्या हुआ. एक्स ने सोल्ड किया लैंड अलोंग विद टिम्बर आफ्टर ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द ट्रीज ऑफ 50, जो भी वो ट्रीज थे. अकॉर्डिंगली लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. हाउएवर टिम्बर कैन नॉट बी इमूवेबल सिंस दे आर नॉट अटैच टू द लैंड. वो अटैच है क्या लैंड से? नहीं सर, नहीं सर. अभी भी मुझे एक बात बताओ सर, एक जमीन होती, जमीन के ऊपर ट्री लगे होते हैं, मैंने वो ट्री के साथ अगर जमीन को बेच दिया होता, काटे नहीं होते ट्रीज को, तो क्या मैं उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहता? हाँ, मैं उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कह देता. समझे आप बात को? फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल बोली जाती. इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल वो बोली जाती. ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं. सारे लोग जल्दी से बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे अब बात करेंगे कमिंग इनटू ऑपरेशंस ऑफ एनैक्टमेंट के बारे में. किसके बारे में बोलो? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट. देखिए, referring to the provisions of GCA, find out the day or date on which the following act or regulation came into force. Give reason also. The act of parliament which has not specifically mentioned a particular date. एक particular date नहीं दे के रखी है, तो जिस दिन वो official gazette में आ जाएगा, अपन बोल देंगे लागू हो गया. The securities SEBI was issued by the notification dated 14th with effect from 1st January 2016. तो जहां स्पेसिफिकली दिया गया है वहां पे स्पेसिफिकली लगता है, और जहां पे कुछ नहीं दिया गया वहां पे जैसे ही असेंट मिल जाए और आ जाए ऑफिशियल गैजेट में लग जाता है. देखो, अकॉर्डिंग टू 5 वेयर एनी सेंट्रल एक्ट एज नो डेट स्पेसिफिकली मेंशन दैट about the come into force, it shall be implemented on a day it receives assent of the president from parliament. तो जिस दिन अप्रूवल मिला उस दिन से लागू. बराबर. yes, it if any specific date of enforcement is prescribed in the official gazette, तो वो कब से फोर्स में आएगा? जब से वो बेटा डेट आती है, यानी कि 1 जनवरी 2016 से लागू होगा. क्या? हाँ सर, 1 जनवरी 2016 से वो लागू होगा. समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? सारे के सारे लोग बताइए मेरे, है ना? यस सर. अब देखो ये सेम है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी यहाँ पे बोल के रखा है. सेम क्वेश्चन है जो अपन ने ऊपर देखा, है ना, आया. अब देखो, अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रिपील के बारे में. Explain briefly any 4 effects of repeal of an existing act by central legislation enumerated in section 6 of General Clauses Act. तो 4 इफेक्ट क्या होते हैं उसके अंदर? याद है कि आपको वो 4 चीजें अपन ने बोला था, रिपील के बारे में पढ़ा भी था अपन ने, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. देखो, according to section 6, where any central legislation or any regulation made after commencement repeals any act yet to be made unless otherwise purpose repeal shall not, क्या नहीं अफेक्ट करेगा? रिवाइव, वो फिर से जिंदा नहीं कर देगा. एनीथिंग नॉट इन फोर्स प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड. ये याद है, कंपनीज एक्ट 1917 को ये फिर से रिवाइव नहीं कर देगा अगर 1956 को मैंने रिपील किया तो, है ना. दूसरा, अफेक्ट प्रायर मैनेजमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, या कोई भी क्लेम प्रिविलेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको अफेक्ट नहीं करता है. कोई पनिशमेंट फॉर फ्यूचर पेनल्टी है उसको अफेक्ट नहीं करता है. इसके बारे में बात यहाँ पे किया गया. सर, रिपील कैसे अफेक्ट अलग होता है डिलीशन से, उसके बारे में बात किया गया. देखो, रिपील में अपन नामो निशान मिटा देते हैं. रिमील में क्या होता है? कंप्लीट मतलब कंप्लीट अबॉलिशन, पूरा नामो निशान मिटा देना चीजों का. बराबर है ना. लेकिन डिलीशन में क्या होता है? भाई, डिलीशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ लेजिस्लेचर सेट डिलीशन, मतलब जब से डिलीशन हुआ है ना उसके आगे के चीजों को अफेक्ट करता है, पुरानी नहीं. लेकिन रिपील में पूरी चीजों को वाइप आउट कर देता है. क्या? यस सर, कर देता है. ठीक है, अब देखो, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम. द कंपनीज एक्ट ऑफ, देखो आगे आपका सवाल बेटा, है ना, जो मैंने आपको कह रहा था ना, मैं टाइम फ्रॉम टू वाला जो सवाल आपको इस बार के एग्जाम में आया था, इसी चीजों के ऊपर बेस्ड था. देखो, द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सच 30 days. If expiry of such 30 days is
10 30 10 मतलब 30 अक्टूबर हो गया, है ना। यस, मतलब एक और दिन अक्टूबर में पड़ा है। डिसाइड द लास्ट डेट बिफोर ऑन विच द अनपेड डिविडेंड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सेपरेट अकाउंट, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सवाल किसके ऊपर है, विद इन 7 डेज के ऊपर ये सवाल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सर फ्रॉम के अंदर वो डेट को एक्सक्लूड किया जाता है और टू में इंक्लूड किया जाता है। अब देखो 30 अक्टूबर 7 दिन के अंदर आपको देखना है यहाँ पे, तो 31st आएगा क्या, हाँ सर 31st आएगा। 6 नवंबर को इंक्लूड करेंगे अपन, जो आखिरी दिन आएगा 31st, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हुआ। तो मतलब क्या, मैं 31st को इंक्लूड करूं क्या, हाँ सर इंक्लूड करो ना 31st को भी और 6 को भी इंक्लूड, 30 को एक्सक्लूड करना तो आ जाएगा क्या, इंक्लूसिव होगा। और क्या यहाँ पे कब तक करना पड़ेगा, 6 नवंबर से करना पड़ेगा। अब देखो May 24 के ऊपर का सवाल देखो यहाँ पे, एम इशूड अ चेक ऑफ 3 लाख ऑन द डेट ऑफ 31st 3/2022 at 10 AM to Mr. M as consideration towards medical services. Mr. N presented the above check on 31st 3/24, ठीक है ना, ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स the check was dishonored, taking the plea was not presented within the time of 3 months as provided in 138. 138 कहता है कि 3 मंथ्स के अंदर प्रेजेंट हो जाना चाहिए। विद इन 3 मंथ्स कब होगा, मतलब सर 31st से लेके आप समझ लो ना 31st एक हुआ, आप एक महीने के अंदर काउंट करो। सर ये महीने की आखिरी तारीख है तो अगले इसकी 31st, फिर जो भी होगा और फिर 31st 3 यहाँ पे आ जाता है। तो 31st 3 मतलब विद इन 3 मंथ हुआ है क्या, हाँ सर हुआ है। तो चेक क्या वैलिड है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या आप बात को, बोलो जमा क्या आपका आंसर, अरे बोलो ना, कहा गए रे वो लोग जो बोल रहे थे नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में ये सवाल, तो ये क्या था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है ना, विद इन वाला। तो देखो यही वाला आपका सवाल है, समझे क्या बात को, बोलो बोलो बोलो, यस सर एकदम इजी पीजी। चलो आगे बढ़ू मैं। सर मंथ के अंदर है ना, आप सीधा ये मान लो 31st है तो आप सीधा अगला 31st, उसके अगले का आखिरी दिन, उसके अगले का आखिरी दिन। आप ऐसा नहीं बोलेंगे दिसंबर एक महीना हो गया, जनवरी एक महीना हो गया, फरवरी एक महीना हो गया, ना 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 ना। 3 मंथ्स मतलब डेट टू डेट चलता है। आपने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा होगा, आपने उसके अंदर इन बातों को कंसिडर किया होगा कि मंथ आता है तो कैसे कैलकुलेट करने का, डेज आता है तो कैसे कैलकुलेट करने का, ये आपने पढ़े होंगे शायद, है ना। चलो सर अब यहाँ पे ध्यान दो। चलो देखो अब बात करेंगे, एक्सेल लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑन इट्स एजीएम हेल्ड ऑन 30/9/2017। अंडर द प्रोविजन इट इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपने फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। एज पर द टर्म डिस्कस व्हाट विल बी द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ डिविडेंड। तो देखो 30/9 को डिक्लेयर किया, अब 30/9 को किया तो 30/9 का तो 30 डेज समझ लो, यानी कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर हुआ। समझे आप बात को, ये सर ये 30 दिन यहाँ पे काउंट होने वाले हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल होने वाले हैं। समझे क्या बात को, देखो 30 तक यहाँ पे होने वाले, 1 से लेके 30 तक ये रहने वाले, 30 और 1 को दोनों का इंक्लूड कर लेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड कर देंगे, इजी पीजी। बोलो फटाफट मुझे, एकदम इजी पीजी। यस सर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। देखो अजीत, अच्छा ये पढ़ो आप, ये एकदम सवाल पढ़ो, मैं 1 मिनट में आया, ये सवाल पढ़ो सारे के सारे लोग।
एक मिनट आ जाओ, फिर से आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर लास्ट वर्किंग डे में अकस्मात छुट्टी आ जाती है तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ, बताइए नेक्स्ट वर्किंग डे को कैलकुलेट कर लेना, बराबर। लेकिन अगर आपको पहले से पता होता कि छुट्टी है तो आपका कौन सा दिन होता, जल्दी से बताइए मेरे को, कौन सा दिन होता है, फटाफट बोलो जल्दी के जल्दी, कौन सा दिन होता अगर पहले से आपको पता होता कि छुट्टी का दिन आ रहा है? तो प्रीवियस वर्किंग डे होता क्या? सारे लोग जल्दी से बताएं मुझे, क्या प्रीवियस वर्किंग डे होता क्या? अगर 30 दिन को छुट्टी आपको पहले से आइडिया होता तो कौन सा? सर प्रीसीडिंग डे यहाँ पे क्या मान लिया जाता? प्रीसीडिंग डे यहाँ पे मान लिया जाता, ठीक है। देखो, where any legislation or act is directed, क्या directed or allowed to be taken in court on certain day within prescribed time, if court or office is closed on that day prescribed day, the act preceding shall be considered as done या taken if it is done on the next day working after the court is open. इन क्वेश्चन अपील सर 30 मार्च को था, लॉकडाउन हुआ तो अपन लोग कहेंगे इसकी सर जब भी वो ओपन होगा ना अपन लोग अपील को सबमिट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, पीके एंड वीके हैज अ लॉन्ग डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड फॉर विच अ लीगल सूट वाज पेंडिंग इन द कोर्ट। क्या बात है? द कोर्ट फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑन 29/4/2018 which was announced as a to be holiday subsequently by government. बाद में गवर्नमेंट ने हॉलीडे दे दिया। What will be computation of time as hearing on this general clauses act? तो देखो सेक्शन 10 क्या कहता है, जहाँ पे सर कोई भी लेजिस्लेशन या रेगुलेशन है ना, एनी एक्ट या प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन इन एनी कोर्ट या ऑफिस ऑन सर्टेन डे, और उस दिन सर कोर्ट हो जाता है तो अपन लोग कहेंगे क्या कि जो भी नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स आता है ना, जब भी वो ओपन होगा तो सर अपन लोग कहेंगे तब आप कर लो क्या? हाँ सर तब आप कर लो। मतलब सर क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोर्ट और इधर क्या होगा 29 को सब्सिक्वेंटली हॉलीडे हो गया तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है वो आने वाला है क्या? हाँ सर वो आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखो, मिस्टर सोहन इशूड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 1000 टू मोहन ऑन 17 में 21 पेबल 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, आफ्टर डेट। आफ्टर दैट अ सडन हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड ऑन 20 अगस्त। अब देखो 3 महीने क्या होगा, अप्रैल मई जून, यहाँ पे नहीं मई हो गया, फिर मई जून जुलाई अगस्त हो गया, ठीक है। और 20 अगस्त को छुट्टी आई, ठीक है। मैं आपको बता दूं प्रोमिसरी नोट के केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है। जब 3 महीने खत्म होंगे तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड होगा, जैसे 18, 19, 20 ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है पेमेंट के लिए। तो ड्यू डेट क्या आया? 20 अगस्त ड्यू डेट आया। तो सवाल बनता है मुझे बताइए 19 अगस्त होगा या 20 अगस्त होगा? अब यहाँ पे सडन हॉलीडे वाज डिक्लेयर कर दिया, सडन था तो मोहर्रम के कारण डिक्लेयर कर दिया गया ये। तो मुझे बताइए नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? 21 अगस्त होने वाला है क्या? हाँ सर 21 अगस्त ये होने वाला है, समझे। मैं फुल आईपैड कर रहा हूँ, आ जाओ आप ध्यान दो यार, ठीक है। आओ सुनो, ड्यूटी टू बी टेकन इन अ प्रो राटा इन एनी एनेक्समेंट, ठीक है। आ जाओ, 1 मिनट होल्ड करना, आप इसको पढ़ो। हाँ चलिए आओ, देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक्सप्लेन द मीनिंग कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी इन अ प्रो राटा बेसिस। याद है क्या आपको? 1000 रुपए प्रति 1000 किलो अपन ने ऐसा कहा था, मतलब 10 किलो खरीदोगे तो आपको 10 रुपए लगेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, समझे क्या बात को? चलो सर आओ यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 whereby any enactment now in force here to be in force, any duty of custom excise in the nature leviable on any quantity weight measure या value is likely to be leviable according to same rate on a greater or less quantity। तो ज्यादा और कम क्वांटिटी पे सर अपन लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे लगवा देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगवा देंगे, समझे आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस सर, ठीक है। चलो मैं कोई ब्रेक वेक नहीं दे रहा हूँ, अभी जल्दी से खत्म कर देंगे इस एक्ट। क्या करना है, आधे घंटे का बचा हुआ है अपना टाइम, 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। आओ सर देखो क्वेश्चन नंबर 19,
As per the terms KMP, a key managerial person shall not office in more than one company except its subsidiary at a part time at the same time. Referring to the section number 13 of GCA, examine whether a whole time KMP can be appointed in more than one subsidiary. तो देखो क्या बोला, एक्सेप्ट इट सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम, मतलब देखो क्या बोला गया, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। देखो सर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सर मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी का कोई केएमपी है, क्या है बोलो, केएमपी है। अब क्या होता है समझो, अब होता है ऐसा है कि लॉ कहता है कि ये केएमपी कहीं और अपॉइंट नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन अगर इस कंपनी की सब्सिडरी है तो वहां पे ये केएमपी अपॉइंट किया जा सकता है। तो सवाल बनता है कि केवल एक ही सब्सिडरी में कर सकता है या बहुत सारे सब्सिडरी पर कर सकता है, ये सवाल बनता है। तो मुझे बताइए सर, प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर, अपन ने ऐसा मतलब सॉरी सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल क्या अपन ने पढ़ा था क्या, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि ये मोर देन वन, इस ऑफिस में मोर देन वन सब्सिडरी में होल्ड कर पाएगा, बिल्कुल सब्सिडरी इंक्लूड्स सब्सिडरीज, ऐसा यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। देखो सेक्शन 203 प्रोवाइड्स अ केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस, ये सब डाला आपने, है ना। देखो इट कैन बी नोटेड अंडर सेक्शन 13 provides that word singular shall include plural unless there is anything repellent of the subject। तो जब तक कोई चीज कॉन्ट्रास्ट में ना बोली जाए, क्या कहा मैंने, बोलो, जब तक कोई चीज कॉन्ट्रास्ट में ना बोली जाए सर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। दस होल टाइम इज मोर देन वन सब्सिडरीज इज अलाउड होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर ये अलाउ किया जाता है, ठीक है सर। अगले इस पे आ जाओ, सेक्शन 16 examine validity as per GCA। board of directors of Sabharwal Construction Limited authorized by passing resolution in board meeting Mr. Muneem to appoint 5 employees for the accounts department of the company। इसके ऊपर सवाल आया था बेटा आपके एग्जाम के अंदर, जो अपॉइंट कर सकता है वो उसको रिमूव भी कर सकता है, ऐसा अपन ने प्रोविजन पढ़ा था। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ पावर ऑफ रिमूवल भी आता है, ठीक है ना। आ जाओ सर, देखो यहाँ पे Mr. Muneem appointed 5 employees. Mr. Rupal, who was a relative of one of the director of company. After 1 month, Mr. Muneem observed that Rupal was not performing duty honestly. Mr. Muneem issued the order of dismissal of a Rupal along with the proper reasons. Mr. Rupal filed a petition in a court that his dismissal was not a valid as per BOD as authorized Mr. Muneem only for appointment of employees and not for dismissal। क्या रूपल करेक्ट था क्या, अपने वर्ड्स में मुझे बताइए। नहीं सर, भयंकर तरीके से गलत था, है ना। तो देखो एज पर सेक्शन नंबर 16 अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइमिंग पावर टू मेक अपॉइंटमेंट shall also have power to suspend या dismiss whether by itself or any authority in exercise of that power, ठीक है। तो यहाँ पे मुनीम को अपॉइंट किया तो उसके पास रिमूवल का भी आता है, तो रूपल करेक्ट था क्या अपने इसमें, नहीं सर रूपल करेक्ट नहीं था, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये कहाँ पे जरा एक बार देख लेता हूँ क्या मैं, पहले वाले इसमें, ये देखिए, पढ़ो इसको जल्दी से, पढ़ो इसको जल्दी से, फटाफट पढ़ो, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। नहीं बेटा, हजार हजार वाले एग्जाम्पल से आपको याद रखा जा सकता है कंसेप्ट क्या था कर, आप वहां लिखेंगे कैसे, लिखेंगे तो लॉ ना, देखो सेम लिखा गया है क्या, बोलो ना मेरे को जल्दी से, एग्जैक्ट सेम आया क्या सर, एग्जैक्ट सेम है क्या, बात को बोलो ना मेरे को जल्दी से, है ना। चलो आगे बढ़ू मैं, आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखिए, स्टेट द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट रिलेटिंग टू जेंडर एंड नंबर करके, तो आपको डालना पड़ेगा सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल वाली बात है, एक्सेप्ट इन कॉन्ट्रास्ट अगर कुछ बोला गया, एक्सेप्ट रिपगेंट टू एनी मैटर ऐसा यहाँ पे बोला गया था, और ही इंक्लूड शी आपको ऐसा भी डालना पड़ेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल डालना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, अपनी जो क्वेश्चन बैंक है ना, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको घोट के पी जाना पूरा, लेकिन समझो सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से कुछ नहीं हो। आप सोच के देखो, जिसने जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं किया उसको क्वेश्चन बैंक में कुछ धतूरा नहीं समझेंगे, अपन ने पहले से पढ़ा है इसलिए अपने को जम रही है चीजें, अपन ने पढ़ा, नोट्स बनाए, एग्जाम्पल से चीजों को समझा, तो सारी बातें समझ में आएंगी। जिसने कुछ किया ही नहीं उसको क्या धतूरा समझता, मेरे को एक बात बताओ। मैं वही कह रहा हूं,
आता सब कुछ वही से है, बस आपको रेगुलरिटी पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। तो समय के साथ साथ आपका और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो सब चीजें आपको और बढ़िया से जमना चालू हो जाती है। समझे क्या आप बात को? देख रहे हैं आप, पूरा सेम टू सेम अपने क्वेश्चन बैंक में से छाप के आया है क्वेश्चन। मैं बोला ना आपको, बहुत इनफ है। तो लेकिन क्या है, अब देखना कुछ लोग उसमें डाउट ही करते रहेंगे, तो वो उनका कुछ नहीं कर सकते आप समझो बात को, कुछ नहीं हो सकता। आप जितना अपने मन के इसमें डाउट रखेंगे उतना आपको ही तकलीफ होंगी, किसी और को थोड़ी हो रहा है। जो ट्रस्ट करके सब कुछ कर रहा है उसका पेपर अच्छा ही जाना है। सारे मे 24 के जो एटलीस्ट पढ़ के गए हमसे, सबका अच्छा ही हुआ है पेपर, प्रिटी नॉर्मल पेपर। थोड़ा सा मैं बात करूं तो अबव एवरेज पेपर आया था, इजी पेपर नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, सोचने की जरूरत थी पेपर के अंदर, पर क्वेश्चन बैंक किया, रिवाइज किया तो बढ़िया से सब कुछ अच्छा ही जाना है। उसके अलावा हो ही नहीं सकता कि आपका खराब जाए। ठीक है, चलो सर आओ ध्यान दो। मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनैक्टमेंट, है ना। देखो, what is the effect on implementation of the rules that are issued between the passing and commencement of enactment? Explain at the provision of okay. Making rules या bylaws, issuing order between passing and commencement of enactment. देखो, whereby central law and regulation which is not come into force immediately on passing, the power is conferred to make rules and bylaws with respect to application with due respect for establishment of court and appointment of judge or officer with respect to person by whom or the time or the place where manner of regulation or fees anything is to be done under the act or regulation. Then power may be exercised at any time after passing the act, but rules, bylaws, order shall not take effect unless commencement of the act या regulation। मतलब क्या, देखो सर आपने एक्ट बनाया, अब एक्ट बना दिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी बाद में आने वाली है, तो आपने रूल्स बना दिए। रूल्स में आपने कोई टाइम नहीं डाला कि कब से लागू होगा, तो बाय डिफॉल्ट है जब से एक्ट लगेगा तभी से रूल्स लगेंगे। क्या कभी रूल्स पहले लगते क्या एक्ट से? बेटा नहीं लगते। रूल्स आते क्यों है? एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो जब से एक्ट लगेंगे तब से रूल। ओके सर, आगे देखो और क्या, आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, समझना बात को, आगे क्या बोला जा रहा है, फोकस करेंगे। ठीक है, सुनो सेक्शन नंबर 23, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए, प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर मेकिंग रूल्स बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कुछ तो भी नया है, हटके। देखो, explain various provisions applicable to rules या bylaws being made previous publication enumerated in section 23 of General Clauses Act। तो देखो क्या, where any central act या regulations a power to make rules or bylaws is expressed in the condition of the rules and bylaws affecting after previous publication, following provision shall apply, namely publish of proposed draft या rules, publish in the manner prescribed, notice annexed to publish draft, कंसिडर सजेशन या ऑब्जेक्शन रिसीव फ्रॉम अथॉरिटीज एंड नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब क्या बताया इसने, बेसिकली रूल बनाने के लिए डायरेक्शन दी है इसने कि सबसे पहले ड्राफ्ट बनाओ, ड्राफ्ट बनाने के बाद पब्लिश करो। तो जैसे आईसीआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, सीडब्ल्यू, जितने भी पर्सन कंसर्न है उनसे अपने को क्या मिलेंगे, सजेशन मिलेंगे। उस सजेशन को कंसिडर करो, क्या करो, सजेशन को कंसिडर करो, और उसके बाद ड्राफ्ट को चेंज करके बिल को पेश करो, बोथ हाउसेस के द्वारा परमिशन मिलेंगी, प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलेगा, ऑफिशियल गैजेट में डाल देंगे। क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को, क्या आप बात को समझे क्या? यस सर। मुझे बताओ सर, प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट्स। सर अगर 2 या 2 से ज्यादा एनैक्टमेंट में पनिशमेंट दी जा रही है तो मुझे बताइए सेम ऑफेंस के लिए 2 बार बजाएंगे क्या? नहीं सर, एक ही जगह उसको पनिशमेंट मिलेंगी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल एक ही जगह उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो, मिस्टर राम एंड एडवोकेट फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, डिसीव करता है अपने क्लाइंट को, मिस्टर श्याम, वो स्टॉकिंग इज एक्सपर्ट एडवाइस ऑन टैक्सेशन मैटर्स। Now Mr. Ram is liable to fine for acting fraudulently both in Advocates Act और Income Tax Act. State the provision of offense। तो बोला जा रहा है यहाँ पे केवल और केवल, ट्वाइस में नहीं होगा, केवल और केवल आइदर वन में होने वाला है। क्या? हाँ सर, आइदर ऑफ द वन में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, प्रीपेड हो और प्रॉपरली मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए। क्या? हाँ सर, जाना चाहिए। तो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट है उसके अंदर हम डीम्ड रिसीव मान लेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान लेंगे। ठीक है, अब देखो
A notice when required under the statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due. क्या बोला जा रहा है? आरपीएडी से भेजो, ऐसा बोला गया. इंस्टेड सेंड किससे किया? रजिस्टर्ड पोस्ट से किया. वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विंग ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर जीसीए टेनेबल है क्या? तो क्या आपको लगता है ये सही किया? आरपीएडी बोला था, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से दे दिया बेटा, क्या ये सही हुआ? क्या नहीं सर, ये नहीं सही हुआ, समझना बात को, ये सही नहीं हुआ. तो आपने प्रॉपरली बताया पहले कि रजिस्टर्ड पोस्ट का क्या मतलब होता है. ठीक है, फिर आप बताना यहाँ पे कि जहां पे आरपीएडी बोला है और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से बोला, तो इट विल नॉट बी कंप्लायंस ऑफ दी सेड रूल्स. तो क्या हुआ यहाँ पे? सेड रूल्स का कंप्लाई नहीं किया. समझे आप बात को? सेड रूल्स का कंप्लाई नहीं किया. तो फर्दर मोर यहाँ पे और बोला गया फिर कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मतलब सिंपल, ये टेनेबल होता है क्या लॉ के अंदर? नहीं सर, टेनेबल नहीं होता है. यहाँ पे सर केस लॉ का नाम दिया, आपने बोला मत ध्यान रखना. कितना याद रखेगा केस लॉ? याद अगर रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो टेंशन मत लेना. प्रोविजन भी लिख के आ गए तो मार्क्स मिल जाएंगे, 5 में से 3 4 तो आराम से मिल जाएंगे. ठीक है ना? तो आप फोकस करो कंटेंट के ऊपर, वो लिखने के ऊपर. बहुत सारे केस लॉ है, कितने केस लॉ याद रखोगे आप बताओ मेरे को? पॉसिबल नहीं है ना. तो जो चीज अपने हाथ में है उसको ध्यान रखो. जितने सेक्शन याद रह गए, जितने नहीं रह गए कोई टेंशन की बात नहीं हो सकती. मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप सेक्शंस की लिस्ट बनाते हुए चलेगा. मुझे एक जन का पीडीएफ आया कि सर मैंने सेक्शन की लिस्ट बना, बाकायदा जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता था ना, वो उस सेक्शन के आगे डबल स्टार मार्क भी उसने करके रख दिया, खुद से उसने करके रख दिया. ये होती है स्मार्ट स्टडी. क्या हो गया? क्लासेस के साथ साथ सेक्शन की लिस्ट बना लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को स्टार मार्क भी कर दिया. मतलब क्या कि सब चीजें, अब समझ रहे क्या आप बात को, ताकि बाद में जब वो पढ़ेगा तो उसको पहले से पता है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे देखना है इस सेक्शन का, ये मतलब होता. समझ रहे क्या आप बात को, है ना? तो ये जो होता है आपने इसी, तो मैंने देखो बहुत पहले बीच में मैंने कभी नहीं बोला ये करो, लेकिन बराबर आपने उसको कंटिन्यू रखा है. तो ये बहुत अप्रिसिएशन की बात है, खुद के लिए तालियां बजाना उसके, है ना? आओ अब देखो यहाँ पे, अब बात किया जा रहा है मिस्टर व्यास, ओनर है हाउस नंबर 20 ऑफ गीता कॉलोनी दिल्ली. ही हैज रेंटेड 2 रूम्स इन हिज हाउस टू मिस्टर अय्यर को दे दिया. इनकम टैक्स नोटिस सर्व किया गया व्यास के ऊपर. नोटिस वाज रिसीव बाय अय्यर एंड रिटर्न नोटिस विद एंडोर्समेंट ऑफ. अय्यर ने मना कर दिया लेने से, ऐसी की तैसी जेठालाल. अब देखो मुझे बताइए, क्या नोटिस को राइटफुली सर्व मानेंगे? क्या हाँ सर मानेंगे? मतलब अगर टेनेंट ने मना कर दिया लेने से, फिर भी वो डीम सर्व माना जाएगा क्या? हाँ सर माना जाएगा. समझना बात को, ठीक है ना? तो देखो सर ये यहाँ पे क्या बोला गया कि नोटिस लैंडलॉर्ड इज सेंड टू लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और वो टेनेंट अगर रिफ्यूज कर देता है तो अपन डीम सर्व्ड उसको मान लेते हैं. क्या? बिल्कुल मान लेते हैं. अब रजिस्टर्ड बाय पोस्ट का मतलब समझाया और उसके आगे ये वाली चीजों को भी समझा दिया. ठीक है, आओ देखो. अ नोटिस वाज सर्व्ड ऑन मिस्टर पी अपीयरिंग ऑन अ कोर्ट. हाउएवर कोर्ट नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड ऑन द अकाउंट दैट हाउस वाज फाउंड टू बी लॉक्ड. Mr. P did not appear on court on a said date. Examine as per the provision. क्या P will be liable? क्या? तो देखिए 27, any legislation या कोई भी डॉक्यूमेंट जो सर्व टू बी पोस्ट है, तो डिफरेंट इंटेंशन अपीयर. सर ये क्या होना चाहिए? प्रॉपरली एड्रेस हो, प्रीपेड हो और पोस्ट किया जाए रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा. तो देखो क्या, अ लेटर कंटेनिंग, सर यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में डिलीवर मान लेंगे. तो देखो लेटर डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि लॉक था, तो इट विल बी डीम दैट, अपन अज्यूम कर लेंगे क्या यस सर सर्व हो गया करके. बिल्कुल, अब तुम लॉक लगाओ, घर को जला दो, सामने वाले को भगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डीम सर्व मान लूंगा. क्या? हाँ सर मैं डीम सर्व यहाँ पे मान लेता हूँ. समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे, है ना? यस सर. ओके चलो अब देखो क्या, अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, ये वो टेनेंट वाला केस है बेटा, तो टेनेंट वाले केस में भी राइटफुली सर्व मान लेंगे. ये होमवर्क कर लो, टेनेंट वाला सवाल है यहाँ पे, टेनेंट को ही अपन नोटिस दे रहे उसके ऊपर का सवाल. ठीक है, देखो यहाँ पे. अब देखो, कोमल डिक्लेयर्स अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर इन एजीएम ऑन 27 अप्रैल रेफरिंग टू द प्रोविजन. बताओ यहाँ पे डेट्स ऑन विच कोमल इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड. तो 30 दिन के अंदर आपको पे करना पड़ेगा. जैसे देखो चैप्टर 8 और जीसीए को मिक्स करके सवाल पेला बेटा इन्होंने. देखो यहाँ पे the dates during which कोमल is required to transfer the unpaid or unclaimed dividend to unpaid dividend. मतलब 30 दिन के अंदर पे. जैसे देखो 27 से आपको 30 दिन कैलकुलेट करना है, 28 आपका पहला दिन काउंट होगा. ठीक है ना? वहां से 30 डेज काउंट करना. अब जो भी तारीख आई उसको छोड़ के और 7 दिन कैलकुलेट करना. तो जीसीए भी ला लिया और डिविडेंड. अब कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8 के जो है ना उसको लिख के आएंगे. गलत.
आप आधे मार्क्स अपने खो दिए। आपको जीसीए का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या बनेंगे, मार्क्स बनेंगे। जैसे देखो 27-10, फिर 27-10 से और 7 दिन ऐड कर लो यहाँ पे, तो 28 को पहला दिन होगा और उसके बाद के दिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 28 से 3 नवंबर दोनों दिन को इंक्लूड करो यूडीए में ट्रांसफर करने के लिए, है ना। तो डिविडेंड जब से डिक्लेयर होता है 30 दिन के अंदर पे करना है, 30 दिन के अंदर नहीं हो पाया तो 7 दिन के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ता है यूडीए के अंदर। किसके अंदर बोलो, यूडीए के अंदर। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये बहुत ईजी है, ऐसे सवाल आ गए तो फिर तो मचा ही क्या है फिर, है ना। आओ, when does enactment is said to have come into operation if the act is not specified on a particular date of enforcement। ये भी अपना हो चुका है बेटा कि कब से वो आता है, ये अपने को पता होता है ना। चलिए सर, उसके बाद बताइए क्या ये डॉक्यूमेंट है। हाँ सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही हमने को ने देख लिया था। उसके बाद देखो क्या सर, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जीसीए। इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। The word bullocks can be interpreted as cows। क्या bullocks को cows इंटरप्रेट कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि देखो वैसे तो समझना मेल इंक्लूड्स फीमेल, लेकिन अगर स्पेसिफिकली वर्ड बुलक बोला गया मतलब ये रिपगेंट शब्द, कॉन्ट्रास्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब कॉन्ट्रास्ट शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग क्या इसको मानेंगे क्या? नहीं सर, नहीं मानेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के मतलब जो निकाली गई है कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मान सकते हैं क्या? नहीं सर, इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। क्या आता है बोलो? वो डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। वो क्या थिंग अटैच टू ग्राउंड थोड़ी है, थिंग अटैच टू अर्थ है क्या वो? नहीं सर, नहीं है। और बुलक्स यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे क्या? नहीं सर, ये कॉमन जेंडर वैसे तो यूज होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर अलग यूज किया गया है तो आप यूज उसको नहीं करेंगे। ओके, अब देखो मिस्टर अपार, अपार क्या बात है, अपार अवसर ध्यान दो। मिस्टर अपार के बारे में बात हो रही है। एंड मिस्टर न्यू बोथ सीए हैव मेट इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट्स, both have an argument about the meaning of, क्या फालतू बातें कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। दे हैव अप्रोच्ड यू एज अ सीनियर। बताओ, अप्रोच भी आपको कर रहे हैं, अच्छा है ना। कि बताओ एज पर जीसीए क्या होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, तो समझा देना इनको। और सर्विस बाय पोस्ट के भी बहुत सारे सवाल किए, वो भी समझा देना इसको, ठीक है ना। आ जाओ सर, अब देखो मिस्टर के वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप टू परचेज डायमंड ऑर्नामेंट्स। The owner of jewelry shop are notorious, naughty। उसके बाद देखो and indulging in the smuggling activity, खराब काम करते। Mrs. K purchased the diamond ornament honestly without making proper inquiries। अच्छा, हाँ ओके। was purchased, क्या यहाँ पे अपन बोल सकते हैं प्रॉपर गुड फेथ में हुआ है परचेस, तो क्या वो गुड टाइटल को कन्वे करेंगे क्या? तो देखो यहाँ पे सर इसने इंक्वायरी नहीं की। जनरली मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ने इंक्वायरी करना चाहिए ये कमोडिटीज को खरीदने से पहले। अब अगर नहीं किया तो क्या गुड फेथ मानेंगे क्या? नहीं सर, नहीं मानेंगे। देखो इन इंस्टेंस केस मिसेस के ने ये सब किया। देखो थिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन अ गुड फेथ, जब ऑनेस्टली कह लो वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। गुड फेथ के अंदर यहाँ पे समझाया गया प्रैक्टिकल गाइड दैट नथिंग इज टू बी डन इन गुड फेथ विदाउट अ प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। Sir, an honest purchase made carelessly without seeking proper inquiries cannot be said to have in a good faith to convey good title, so as to convey in good title। तो क्या ये गुड टाइटल कन्वे हुआ क्या? नहीं सर। क्या ऐसा बोला जा सकता है गुड फेथ में हुआ करके? नहीं हो सकता है। देखो there are two ways to reach city A from city B। Distance between two cities in a roadway 100 किलोमीटर, by water it is 80 किलोमीटर। मुझे बताइए डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको डिस्टेंस मान लिया जाता है। ठीक है, एफिडेविट और गुड टर्म को अपन ने ऑलरेडी डन है ये सवाल अपने। आ जाओ, अब देखो आयुष एंड विपुल आर गुड फ्रेंड्स इन परसुइंग सीए कोर्स while doing group studies for the paper corporate and other laws। अच्छा, they are confused about the provision of section number 3 of Companies Act। It provides the Companies Act may be formed for lawful purpose by, जो भी है। तो आयुष एंड विपुल आर डिफिकल्टी अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड में। तो मुझे बताइए वेदर इसे मैंडेटरी ले या डायरेक्टरी ले, तो बताइए मुझे जल्दी से। सर यहाँ पे इसे लेना है अपने को, मे शब्द है, तो क्या इसको मे के शब्द को अपन इसको क्या यूज करेंगे? शाल की तरह यूज करेंगे। मतलब ये मैंडेटरी हो जाएगा क्या? हाँ सर, मैंडेटरी हो जाएगा। समझे क्या आप बात को? मतलब मे को जब शाल यूज करेंगे तब मैंडेटरी होगा। अब सोच के देखो, मे को अगर मैंडेटरी कर लिया तो गलत हो जाएगा ना बेटा यहाँ पे।
तो गलत हो जाएगा कि आप क्या करोगे, जबरदस्ती लगाओ करके। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे ये इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है क्या, हाँ सर। तो देखो यूसेज ऑफ मे मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी, इसलिए तो यहाँ पे बोला गया है मे शाल बी रेड एज शाल, क्या यूज करेंगे अपन, मे को शाल की तरह यूज करेंगे और फिर मैंडेटरी लगाएंगे, है ना। देखो मे एंड शाल इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मे का मतलब यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, मे का मतलब होता है डायरेक्टरी और शाल का मतलब होता है यहाँ पे मैंडेटरी, है ना। यस सर। चलो आगे देखो, ये फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर, ये मार्क करके और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल है इसके, ठीक है। अब देखो, अब रूल ओथ और पर्सन के बारे में सवाल पूछेंगे। रूल ओथ और पर्सन में कौन कौन आता है, तो रूल का मतलब क्या होता है सर, जो यहाँ पे पावर, देखो एक्सरसाइज बाय द पावर कॉन्फर्ड बाय द एनैक्टमेंट, जैसे एमसीए यहाँ पे क्या बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट के रूल्स बनाता है, क्या बनाता है बोलो, रूल्स बनाता है। ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन के लिए लिया जाता है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। और पर्सन मतलब ये सर पर्सन में इंक्लूड करता है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, उसको पर्सन में लिया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्क्रिप्शन की हो, इमूवेबल को हटा के उसको ले लेना, जैसे डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना सर। ये पर्सन की डेफिनेशन को मार्क करो, हाँ पर्सन की डेफिनेशन को भी मार्क करो, ठीक है। आओ अब देखो, अब एमसीक्यू कर ले क्या, फटाफट बोलो जल्दी से, एमसीक्यू कर ले क्या, क्या आपको होमवर्क दूं मैं एमसीक्यू, क्या आपको मैं होमवर्क दे सकता हूं एमसीक्यू, क्या आप करेंगे एमसीक्यू को, अभी के अभी क्लास को खत्म करके, बस अभी मैं क्लास एंड करूंगा, 8 मिनट के अंदर एमसीक्यू कर लो, 8 मिनट के अंदर एमसीक्यू कर लो और फिर खाना खा लो और फिर उसके बाद टैक्स पढ़ने चले जाना, पक्का कर पाएंगे, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, पक्का कर पाएंगे, है ना। आज कर डालना तो आपके माइंड में पूरा रजिस्टर्ड है, आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सके तो कल अपन लोग क्या ले लेंगे, इसका वन शॉट रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा क्या, हाँ सर करवा दूंगा। फिर मैं आईओएस करवा दूंगा एक बार, इंटरप्रिटेशन और फिर पेपर का डिस्कशन, मतलब आईओएस की भी जो सवाल आए वो भी अपना डिस्कस करके हो जाएगा फिर, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टेक केयर, ठीक है ना। चलो 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 मिलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, टिल देन बाय 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 बाय।